हम लोग गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का हिस्ट्री पढ़ रहे थे, है कि नहीं। विश्व युद्धों का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार को ख़त्म करा था। जितने भी पॉइंट्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम सब फिनिश कर दिए थे। और आपको मैं बोला भी था कि सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ना है तो फर्स्ट को आप अच्छे से याद करके आइएगा, अच्छे से समझ के आइएगा। तो आज हम पढ़ने वाले क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वार से रिलेटेड है ये, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया सेकेंड वर्ल्ड वार, ये क्या है भाई। संधि मैंने पढ़ लिया था, वायसराय की संधि, चांदी परिणाम भी मैंने पढ़ लिए थे हम लोग। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध का जो पृष्ठभूमि थी। पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है, जैसे आप घर बनाते हो तो क्या होता है, मैपिंग वर्क करते हो ना। पृष्ठभूमि एक बायोडाटा बनाते हो, कैसे ऐसे करना है, रूटीन बनाते हो, उसी को पृष्ठभूमि मान लो। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या था, पहला वायसराय की संधि और पेरिस की संधि से पराजित देश जो थे उस पर बहुत ज़्यादा मतलब जो भी है दोष उसी पे थोपा गया। जैसे जर्मनी हारा था, जर्मनी हारा तो सारा दोष जर्मनी पे थोप दिया कि जर्मनी का ही गलती है, जर्मनी ही लड़ाई किया, सारा चीज़, सबसे ज़्यादा हत्या वो ही किया है कि नहीं। और इसी कारण क्या हुआ, इसी बात से क्या होता है, कन्फर्म था कि सेकंड वर्ल्ड वार होगा। क्योंकि जर्मनी तो नाराज़ था, वो हमेशा नाराज़ ही रहेगा, क्योंकि उसको टैक्स भी देना पड़ रहा था, पैसा देना भी पड़ रहा था। तो ये तो निश्चित है कि अंत में वो क्या करेगा, पैसा की कमी होगा तो फिर लड़ना शुरू करेगा ही। तो जिस समय वायसराय की संधि हुआ था उसी समय क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार का पृष्ठभूमि ऑलरेडी तैयार हो चुका था। ठीक है, उसी समय कन्फर्म हो गया था, क्योंकि अच्छे से बनाया ही नहीं गया वायसराय की संधि, है कि नहीं। फिर क्या हुआ, तुरंत स्टार्ट हो गया, कोई सोचा ही नहीं था। वही लिखा है, नो वन थिंक्स, कोई इतना जल्दी नहीं सोचा कि इतने अभी फर्स्ट वर्ल्ड ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। कोई सोचा ही नहीं था, लगा था कि चलो भाई 100 साल बाद या 50 साल बाद होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी कम गैप के अनुसार सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, है कि नहीं। लोग का मानना था कि जैसे क्या बोलते हैं, वायसराय की संधि हुआ था, जो साम्राज्यवाद का जो थिंकिंग था वो कमेगा। साम्राज्यवाद में क्या बताए थे, साम्राज्यवाद में होता है कि देश, कोई भी देश क्या होता है, ग्रो करना चाहता है, सबसे ज़्यादा अमीर बनना चाहता है वो देश। जैसे अमेरिका है सबसे अमीर वाला कंट्री, है कि नहीं, सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका के पास है। तो साम्राज्यवाद का मतलब यही होता है कि कोई भी देश खुद को ग्रो करना चाहता है, पैसे का ज़्यादा वैल्यू होता है। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं, साम्राज्यवाद ख़त्म हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड ख़त्म हो गया तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हो गया। साम्राज्यवाद ख़त्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया, समझ रहे हो। लोग फिर से चाहने लगा कि हाँ मेरा देश बढ़े, मेरा देश आगे ग्रो करे, मेरे में ज़्यादा पैसा है। और इसके लिए क्या करते थे वो लोग, दूसरे जो छोटे छोटे देश उसको कब्जा करना शुरू करते थे। इसके लिए ऐसा है, सिंपल रूल है, अगर आपको अमीर बनना है तो बगल वाले देश को कब्जा कर लो। तो इससे क्या है, लॉस वगैरह तो होगा ही। ठीक है, और एक और रीज़न था, जो राष्ट्र संघ बनाया गया था उसका विफल होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो बहुत ज़्यादा बायस था, जो जीता हुआ कंट्री उसके अंडर में था, समझ लो, मान के चलो। राष्ट्र संघ किस लिए बनाया गया था, विश्व शांति के लिए बनाया गया था, पिछले क्लास में बताए थे, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन राष्ट्र संघ जब होता था, छोटे अगर देश कोई गलती करता तो उसको दोषी माना जाता था, और वही जब कोई बड़ा देश गलती करे तो उसको इग्नोर कर दिया जाता था। तो गलती तो है कि नहीं, तो राष्ट्र संघ की भी बहुत गलती रहा है। तो ये थी इसका पृष्ठभूमि। 3 मेन कारण आते हैं। पहला आप बोल लीजिएगा, वायसराय की संधि होने से क्या हुआ, जो हारे हुए देश से सुधार हो गया, तो उसका एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न आप बोल दीजिएगा कि साम्राज्यवाद खत्म नहीं हुआ बल्कि उल्टा बढ़ गया। और तीसरा रीज़न आप बोल सकते हो क्या, कि राष्ट्र संघ जो है विफल रहा। तो ये है पृष्ठभूमि मेनली 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ कब, 1939 में स्टार्ट हुआ और 45 में ख़त्म हुआ, लगभग 6 साल चला। देखो सिंपली आपको स्टार्टिंग डेट याद रखना, फिनिश डेट याद रखने से अच्छा है कि याद रखो कितना साल चला। इससे 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे आराम से, 6 जोड़ दोगे तो एंड पता चल जाएगा। आपसे पूछ भी सकता है कितना साल चला है सेकेंड वर्ल्ड वार, तो 6 साल चला है ये। ठीक है, 1939 में स्टार्ट हुआ था और 6 जोड़ेंगे तो 1945 तक। क्लियर है, तो याद रखिएगा 1939। ठीक है, तो देखते हैं स्टार्ट कैसे हुआ। देखो सन 1936 में क्या हुआ था, जितने भी असंतुष्ट देश थे, यानी कि जर्मनी वगैरह हो गया, वो सब क्या असंतुष्ट है, क्योंकि उन पर क्या हुआ, सारा दोष उन पर थोप दिया गया। वो क्या बोला, उन्होंने बोला कि जितने भी असंतुष्ट थे उन्होंने बोला कि अगर मेरा क्षतिपूर्ति नहीं हुआ, जैसे कि जर्मनी हार गया तो उसको उल्टा पैसा भी देना पड़ रहा था, उसके लोग भी मारे गए थे, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। तो क्षति तो हो रहा था भाई, वहाँ के लोगों को पैसा तो कमी हो रहा था, है कि नहीं।
तब अब जर्मनी उल्टा हो गया। जर्मनी ने बोला कि अब बहुत ज़्यादा क्षति हो गया, अगर क्षति की पूर्ति अब बाकी कंट्री नहीं करेगा जो जीता है तो हम युद्ध कर देंगे। समझ रहे हो, ये थॉट आ गया, उल्टा थॉट कि मेरा अब क्षति हुआ है, मेरा पूर्ति करने तो हम वर्ल्ड वार फिर से करेंगे। ये जर्मनी का मानना था, जो हारा हुआ कंट्री था, जो असंतुष्ट देश थे, उनका यह मानना था। देखो, ब्रिटेन का एक निःशस्त्रीकरण की नीति था। ब्रिटेन बोलता था कि हथियार वगैरह कम करना है, जिससे क्या होगा, आपस में लड़ाई नहीं होगा। लेकिन ये निःशस्त्रीकरण की नीति को अच्छे से फॉलो नहीं किया ब्रिटेन बहुत कमीना टाइप का था, ये आप मान के चलो। ठीक है, ये उल्टा काम किया, शस्त्रीकरण को बढ़ाया। किस लिए? ये झूठ झूठ बोलता था कि हमको देश का सुरक्षा करना है, ये वो करके बोल कर सबको भला फुसला के करा। और राष्ट्रसंघ बहुत, ये देखो यहाँ पे राष्ट्रसंघ बहुत बायस था। राष्ट्रसंघ छोटा कंट्री को बोलता था, बड़ा देश को चुप रहा। यहाँ पे जब ब्रिटेन बहुत ज़्यादा हथियार बढ़ा रहा था तो ये राष्ट्रसंघ क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोला। क्योंकि राष्ट्रसंघ जो बनाए गए थे उसमें जो मेन मेंबर थे वो क्या थे? जीते हुए कंट्री से ही थे। फ्रांस से हो गए, ब्रिटेन से हो गए, अमेरिका से हो गए, है कि नहीं? तो इन्होंने चुप रहा 1939 तक, ये चुप रहे। 1939 से बहुत ज़्यादा ये मामला बढ़ गया निःशस्त्रीकरण का, हुआ नहीं बल्कि उल्टा हो गया, शस्त्रीकरण हो गया। ठीक है, 1940 आते थे, मामला बढ़ गया तो फिर वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। कारण क्या माना जाता है? अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ने वाले कारण। ये तो स्टार्ट कैसे हुआ, आइडिया आपको मिल गया। अब कारण क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। क्लास 9 के बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बाकी जनरल वाले भी देंगे। पहला कारण माना था वायसराय की संधि की विसंगतियाँ। जो वायसराय की संधि किया गया, जो भी उसमें नीतियाँ बनाई गई, वो एकदम बेकार था। सारा जो है मज़ा विजित राष्ट्र लिया, जो जीता वही आनंद उठाया, और जो हारा उसको बहुत ज़्यादा क्या पड़ा, कर भरना पड़ा, बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ा, है कि नहीं? जो विजित राष्ट्र थे वो साथ में आपस में क्या गुप्त संधि भी बनाए। समझ लो, किसी को पता ही नहीं चले, किसी से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, किसी से कम ले रहे हैं, मतलब गुप्त संधियाँ उन्होंने बनाई, जिसका भांडाफोड़ कर दिया रूस। क्योंकि रूस क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो पीछे हट गया था, और सेकंड वर्ल्ड वार के समय क्या कर दिया, इसने भांडाफोड़ दिया कि जो विजित राष्ट्र, जो जीता कंट्री है, वो क्या कर रहा है, आपस में गुप्त संधि कर रहे हैं। क्योंकि रूस को बाहर रखा था सारा कंट्री। समझ रहे हो, जो मित्र राष्ट्र थे वो रूस को बाहर रखे थे, क्योंकि रूस ऑलरेडी पीछे हट गया था वर्ल्ड वार से। ठीक है, पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन माना जाता है वचन विमुखता। किसका वचन विमुखता? जो राष्ट्रसंघ बनाया गया था उसने अपना वादा पूरा नहीं करा। राष्ट्रसंघ इसलिए बनाया गया था ताकि देश में जितने भी देश हैं वो आपस में क्या शांति बनाए रखें, है कि नहीं? इसलिए बनाया गया था राष्ट्रसंघ। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि राष्ट्रसंघ के जो भी अध्यक्ष वगैरह थे, जो भी पावरफुल लोग थे, वो विजित राष्ट्र यानी कि जो जीते हुए कंट्री से ही थे। जो कंट्री जीता था उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके ही सारे लोग बैठा हुए थे। हारे हुए लोग को कोई प्रतिनिधि है ही था ही नहीं। समझ रहे हो? इसमें क्या हुआ, रूस को सदस्य नहीं बनाया गया। पहले जन तो ये आप ध्यान रखो, क्योंकि रूस ऑलरेडी बैक हो गया था, इसलिए रूस को सदस्य बनाया ही नहीं। ठीक है। दूसरा, अमेरिका खुद से शामिल नहीं हुआ। अमेरिका इंटरेस्ट नहीं लिया, चलो तुम लोग राष्ट्र संघ बना रहे हो, बनाओ आराम से, हम शामिल नहीं होंगे। इससे क्या हुआ, घाटा चीन को हुआ। चीन क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे जाता रहा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा बहुत ज़्यादा चीन पे आक्रमण करा गया। जापान मज़ा ले रहा था, क्योंकि कोई रोक टोक था नहीं इसके ऊपर, राष्ट्र कुछ दबाव दे नहीं रहा, तो चीन पे क्या कर, इसने हथियार आना स्टार्ट कर दिया। चीन नीचे जाना शुरू हो गया, जापान ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। फिर देखो क्या क्या हुआ, इटली ने अबिसिनिया पे कब्जा कर लिया। अबिसिनिया पे कब्जा कर लिया। वही फ्रांस था, फ्रांस भी अपना मजा ले रहा है, चेकोस्लोवाकिया को अपने ऊपर क्या कर दिया, हमला कर लिया, अपने अंडर में कर लिया। तो तीनों कंट्री ध्यान रखना, चीन पे कब्जा स्टार्ट कौन कर दिया, जापान। इटली स्टार्ट कर दिया अबिसिनिया पे कब्जा, और फ्रांस जो है वो चेकोस्लोवाकिया को कब्जे में लेना शुरू कर दिया। ठीक है। हिटलर क्या करा, हिटलर भी बहुत स्टार्ट हो गया। हिटलर चेक गणराज्य को हड़पना शुरू कर दिया। जितने भी चेक गणराज्य वाला इलाका था उसको क्या हुआ, स्टार्ट करना करे, ये इसने हड़पना स्टार्ट कर दिया। इसने ब्रिटेन और फ्रांस को देखते रह गए। इससे क्या हुआ, हिटलर जब कब्जा करा चेक गणराज्य पे तो कोई बोला ही नहीं, क्योंकि ये लोग भी गलती कर रहे थे, छुपे छुपे अलग अलग नीतियाँ बना रहे थे, क्योंकि फ्रांस भी ऑलरेडी चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा कर चुका था। समझ रहे हो? तो ये लोग भी नहीं बोला कि चलो तुम भी लूटो हम भी लूटते हैं, इस तरह के मामला हो गया। समझ रहे हो? तो ब्रिटेन और फ्रांस देखते रह गए, कुछ नहीं बोला इन्होंने। इससे क्या होगा, जो आक्रमण है वो बढ़ना शुरू हो गया। आक्रमण में क्या हुआ, प्रगति हो गया। समझ रहे हो? अब क्या हुआ, जापान है जो आक्रमण करते चीन के ऊपर, और एक मंचूरिया एक जगह था उस पर कब्जा कर दिया। चीन का एक मतलब जगह था जिसका नाम था मंचूरिया, लग रहा है मंचूरियन टाइप का, चाइनीज है ना, ये जगह का नाम है मंचूरिया।
वहाँ जापान क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। अब मुसोलिनी जो है ये भी अपना पावर बढ़ाना शुरू कर दिया। मुसोलिनी कहाँ से, बड़ा सवाल आएगा। मुसोलिनी कहाँ से था, इटली से था। और इटली बहुत आपको पता है कितना चालाक कंट्री है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो मुसोलिनी ने क्या करा, अबिसिनिया पे क्या करा, कब्जा कर लिया। इसको देख के हिटलर क्या हुआ, हिटलर का मतलब क्या बोलते हैं, ये भी इसका मतलब क्या बोलते हैं कि देखा देखी नहीं होता है, मन बढ़ जाना। तो हिटलर का भी मन बढ़ गया कि अरे भाई इटली अगर अबिसिनिया पे कब्जा करा तो हम क्यों ना करें। तो हिटलर ने अपना और पैर हाथ फैलाया, इसने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। साथ में पोलैंड पर भी स्टार्ट कर दिया कब्जा करना, समझ रहे हो। तो पोलैंड पे भी कर लिया। तो ये सारे रीज़न थे। दूसरा रीज़न यानी वचन विमुखता के कारण देखो इतना सारा चला कब्जा होना शुरू हो गया, समझ रहे हो। ये दूसरा रीज़न आप याद रखिएगा। तीसरा रीज़न है गृह युद्ध। गृह युद्ध मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मानते हैं कि गुटबंदी बनना शुरू हो गया, बहुत सारी सैनिक संधियाँ हुई। गृह युद्ध का मतलब होता है आपस में ही घर के अंदर ही लड़ाई हो जाना, उसको बोलते हैं गृह युद्ध, समझ रहे हो। गुट भी वगैरह, गुट मतलब पहले भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बना था, उसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में गुट बनना शुरू हो गया। सैनिक संधियाँ हुई दो गुटों के बीच में, सैनिक संधियाँ कि चलो अब जब तुम पे हमला हुआ था हम हेल्प करेंगे और मेरे पे हमला हुआ तो तुम हेल्प करना, इसको बोलते हैं सैनिक संधि। जैसे नाटो अभी खिला है, एक सैनिक संधि है। नाटो कंट्री में किसी एक कंट्री पर अगर हमला हो तो नाटो में जितने भी सदस्य कंट्री है वो सब मिलकर उसको प्रोटेक्ट करेगा, समझ रहे हो। फिलहाल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसी से यहाँ भी इस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी क्या हुआ, गुटें बनी, सैनिक संधियाँ हुई। अब देखो कौन कौन सा साइड है, अब तो साइड देखना पड़ेगा सेकंड वर्ल्ड वॉर का, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का साइड देखे थे। अब देखिए जर्मनी एक साइड था, दूसरा साइड फ्रांस था। जर्मनी वर्सेस फ्रांस स्टार्ट हुआ। और देखो इटली क्या था, इटली कभी उधर कभी इधर, लेकिन देखो इटली इस आपका किस कहाँ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहाँ था, जर्मनी का साइड था, लेकिन पलट के चल गया था फ्रांस के साइड। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखो फिर से इटली क्या है, जर्मनी के साइड से आ गया, क्योंकि जर्मनी फिर से पावरफुल हो गया था। तो इटली क्या देखता है, मौका देखता है, जौन पावरफुल है उधर चल जाना। तो इटली आगे जर्मनी की साइड से। जापान जो है फासिज्म को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता था, समझ रहे हो, मतलब कंट्री के बढ़ाने के लिए किसी को भी मार दो काट दो, किसी भी कब्जा कर लो, उसको बोलते हैं फासिज्म। तो जापान है, ये जर्मनी की साइड था, क्योंकि जर्मनी बहुत आक्रामककारी था, तो ये चलो इसके साइड आ गया, ठीक है। एक तरह का है फ्रांस, फ्रांस है जिसकी तरफ चेकोस्लोवाकिया है, पोलैंड से, और ये सारे हैं, ठीक है। जिस पे कौन, जर्मनी कब्जा करना चाहता था, ऑलरेडी कब्जा कर भी चुका था सेकंड वर्ल्ड वॉर आते ही, ठीक है। इसने को वायसराय संधि को इन्होंने क्या, जर्मनी वाले साइड ने क्या माना, गलत माना, ठीक है। और इधर वायसराय की संधि को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, तो इन्होंने वायसराय की संधि को सपोर्ट किया, ठीक है। रूस भी था, ये लगभग जर्मनी के साइड से ही थे, लेकिन देखिएगा क्या होगा, आगे चल कर रूस में ही लड़ाई हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच में ही। अभी फ़िलहाल क्या था, जर्मनी ने हाथ बढ़ाया रूस की तरफ, चलिए कोई बात नहीं, बीच में आप हैं, एक कभी इधर कभी उधर होते थे, रूस कहीं भी नहीं था, बीच में था, न्यूट्रल था ये। जर्मनी हाथ बढ़ाया और उस पर हमला करने के लिए मना कर देगा, हम नहीं मना कर, आप हमला नहीं करेंगे, इस तरह की बातें हुई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या होता है देखिएगा, इंटरेस्ट आएगा, कहानी की तरह, स्टोरी की तरह, तुम समझो, मूवी की तरह, ठीक है। चौथा है हथियारबंदी। हथियारबंदी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हथियार को बढ़ाना शुरू हो गया। अब क्या होगा, लोगों के बीच में असुरक्षा की भावना पैदा होगा। अब कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे कब्जा कर रहा है, तो कोई भी कंट्री जो दूसरा कंट्री को क्या करेगा, डर जाएगा भाई कि चलो हम पे भी कल हो सकता है कब्जा हो जाए। इसलिए सारा देश क्या करा, हथियार बढ़ाना शुरू कर दिया। देखो राष्ट्रसंघ किस लिए बनाया गया था, ताकि हथियार की संख्या ना बढ़े। अब सारा काम उल्टा होना शुरू हो गया, देख लो, हथियार बढ़ना शुरू हो गया, घटने के जगह बढ़ना शुरू। तो सुरक्षा के भावना से क्या, सशक्तिकरण का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ा। ब्रिटेन एग्जाम्पल सेट करना क्या चाहता था, निःशस्त्रीकरण का, यानी ये चाहता था कि हम कोई हथियार नहीं रखते हैं, इस तरह की बातें। निःशस्त्रीकरण मतलब हथियार को कम करना, नो गन दिस दैट्स, लेकिन ये कर नहीं पाया। ब्रिटेन बहुत स्मार्ट था, एक तरफ बोलता था कि चलो हथियार नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, लेकिन खुद क्या करा इसने, सबसे पहले यही स्टार्ट कर दिया हथियार रखना। जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं, जिनका नाम था चेम्बरलिन, इन्होंने मार्च 1936 में घोषणा करा कि देश को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, हथियार की संख्या बढ़ना चाहिए। और पहले क्या था रूल ब्रिटेन के अंदर, कि जो टैक्स मिलता था उसी के पैसे से क्या होता था, हथियार आता था। लेकिन अब इस वित्त मंत्री ने क्या बोला कि टैक्स के पैसा से नहीं, बल्कि हम क्या कर, लोन भी लेंगे हथियार को बढ़ाने के लिए। और इसमें लगभग 40 करोड़ पाउंड लोन की मंजूरी हो गया इसको, किसके द्वारा, पीएम उस समय थे बाल्डविन, ब्रिटेन के पीएम थे। उन्होंने आक्रमण रोकने के मंसूबे से, मतलब ये थॉट से कि आक्रमण ना हो, इसको रोकने के लिए हम हथियार की संख्या बढ़ा रहे हैं। इन्होंने वित्त मंत्री को अनुमति दे दी कि चाहिए आप लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
तो 40 करोड़ पाउंड ये ब्रिटेन कंट्री है जो सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले इसने हथियार बनाना शुरू कर दिया। देखो 1936 की बात है, ये स्टार्ट हुआ था 1939 में। हथियारों के लिए बढ़ के तुम तैयार है। अब देखो 5वां रीजन क्या मानते हैं। 5वां रीजन है राष्ट्र संघ की असफलता। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, छोटे छोटे राज्य पे इसका हक चलता था, लेकिन बड़े बड़े राज्यों पे इसका कोई वैल्यू ही नहीं देता था इसको। जैसे ब्रिटेन हो गया, कोई वैल्यू नहीं देता था, कोई राष्ट्र संघ चलाते रहे, ये अपना काम कर रहा था। ठीक है। नॉट सपोर्टेड बाई बिग कंट्रीज। राष्ट्र संघ तो बनाए गए लेकिन बड़े बड़े कंट्री ने सपोर्ट नहीं करा। जैसे कि राष्ट्र संघ का मकसद क्या था, हथियार को कम करना। बड़ा कंट्री ब्रिटेन है, सपोर्ट करा नहीं, उल्टा ही काम करा इसने। ठीक है। तो राष्ट्र संघ पूरी तरह से क्या होगा, असफल रहा। तो 5वां रीजन ये। 6ठा रीजन मानिएगा वर्ल्ड क्या होगा, आर्थिक मंदी होगा। आर्थिक मंदी क्यों ना होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है तो आर्थिक मंदी होना तो लाजमी है कि जो हारे हुए कंट्री है उसका तो एकदम गर्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ होगा, है कि नहीं। तो वही लिखा गया, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1929 से 1930 के बीच में क्राइसिस का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ा, बहुत ज़्यादा भुखमरी हुआ, बहुत ज़्यादा वहाँ की बेरोजगारी बढ़ी। 1931 आते आते देखो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुँच गया। जो क्राइसिस की बातें हैं, देखो कोई कंट्री जब ठप होता है, जैसे कि श्रीलंका हुआ था एक बार हाल फिलहाल में, अभी पीछा भी ये कुछ दिन पहले बांग्लादेश हुआ था, है कि नहीं। तो ये सारी बातें हैं। अभी पाकिस्तान का हाल भी उसी तरह का है, वहाँ क्या आर्थिक मंदी चल रहा है, लोगों की महंगाई बढ़ गया है, ये वो। अब देखिए कुछ समय बाद क्या होगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुँच गया। 1929 में क्या करा, अमेरिका को लोन नहीं मिल रहा था यूरोप से। देखो ये हालत हो गया, अमेरिका लोन लेना चाह रहा था किसी यूरोप से, लेकिन यूरोप में से इसको पैसा ही नहीं मिल रहा था, लोन ही नहीं मिल पा रहा था। सारे कंट्री क्या होता धीरे धीरे नीचे जा रहे थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, किसी को किसी संबंध नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था एक दूसरे को, सब आपस में लड़े हुए थे। हारने के बाद इस सब में क्या था, मनमुटाव था, है कि नहीं। तो क्या हुआ, सब कंट्री धीरे धीरे नीचे चला जाने का। तो आर्थिक मंदी भी एक रीज़न बना देता है वर्ल्ड वार होने का। जिसमें हारे हुए कंट्री थे उसका स्थिति बहुत दयनीय हो रहा था, तो उसने उल्टा कर बोल दिया कि हम अब नहीं टैक्स भरेंगे, अब अगर टैक्स भरने की बारी आई तो हम वर्ल्ड वार कर देंगे। तो ये तो हो गया एक रीज़न। 7वां रीज़न देखिएगा, नवीन विचारधारा, मतलब नए नए थॉट्स, नए नए आइडियोलॉजी के लोग पैदा हुए, जैसे कि हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया। सबसे बड़ा सवाल आएगा, हिटलर कहाँ से था, तो जर्मनी याद रखिएगा। मुसोलिनी कहाँ से था, जो इटली से था। ठीक है, हिटलर जर्मनी से, मुसोलिनी इटली से। ये दो व्यक्तियों ने पूरा वर्ल्ड वार का रूप रंग चेंज कर दिया। इसका थॉट ने देखो, एक आदमी आके पूरे देश को संभाल सकता है, कितना बड़ी बात है। तो एक नया आइडियोलॉजी आया, हिटलर ने लाया नाजीवाद और मुसोलिनी ने लाया क्या, फांसीवाद। समझ गया। हिटलर क्या था, हिटलर जर्मनी इधर हो गया और प्लस मुसोलिनी इधर हो गया। इससे क्या हुआ, समाजवादी विचारधारा के बहुत ज़्यादा बढ़ाया इन्होंने। समाजवादी की मतलब पैसे की बात हो रही है, मतलब देश बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। ठीक है। और हिटलर ज़्यादातर क्या था, राष्ट्र गौरव की बातें बहुत ज़्यादा करता था, यानी कि देश से बड़ा कुछ है ही नहीं, जनता भी नहीं, कोई नहीं, सबसे बड़ा देश। समझ रहे हो। तो राष्ट्र का बहुत ज़्यादा वैल्यू था, इसीलिए क्या करता, बहुत सेना के अंदर जोश भर देता था। कोई भी आम आदमी उसके अंदर मैनिपुलेट कर सकता था हिटलर, इसके बातों में इतना जादू था। समझ रहे हो कि तुमको देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जीना है, इस तरह की बातें। तो इसने क्या कहा, आक्रमण स्टार्ट कर दिया। साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या करा, हिटलर ने आक्रमण स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसका आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय था फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय। तो आर्थिक स्थिति तो क्या होगा, बेहतर करना पड़ेगा। तो जिस साम्राज्यवाद को बढ़ाना शुरू कर दिया, इसका क्या होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगा। तो दूसरे कंट्री को कब्जा करने लगा, तो क्या होगा, इसका आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगा। जापान भी मजा ले रहा था अपनी। 19वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था वो, औद्योगिक कंट्री उसमें बन चुका था। समझ रहे हो। पावरफुल औद्योगिक कंट्री के साथ क्या करा उसने, बना गया, साथ में क्या करा उसने, उपनिवेश बनाना शुरू करा। उसमें पावरफुल भी था, इंडस्ट्री भी उसका ग्रो कर रहा था, तो उपनिवेश बनाना शुरू करा कि चलो हम भी अब पावरफुल बन गए हैं, हम भी अपना उपनिवेश अब चुनते हैं। उपनिवेश का मतलब क्या होता है, किसी छोटे राज्य पे क्या करना, कब्जा करना। ठीक है। तो इसने उपनिवेश बनाना कंपलसरी समझा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी था कि बात ग्रो करना है तो भाई देश का तो विस्तार करना पड़ेगा, राज्य को कब्जा तो करना पड़ेगा दूसरे देश का, है कि नहीं। तो इसने 1931 में क्या करा, चीन का मंचूरिया पे कब्जा कर लिया। ऑलरेडी आपको बता चुके थे। तो जापान ने ऐसा काम करा था 1931 में, इसने चीन के मंचूरिया एक जगह है वहाँ पे इसने करा कब्जा। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जापान, इटली और जर्मनी लोग थे, ये बर्मा पे कब्जा कर स्टार्ट कर दिए, प्लान बनाया था। कुछ समय बाद ये लोग चाह रहे थे कि भारत पे भी आक्रमण करें। बर्मा पे ऑलरेडी कर चुके थे जापान, इटली और जर्मनी के लोग, खासकर जापान का बहुत ज़्यादा थॉट था कि भारत पे भी आक्रमण करें। ठीक है। लेकिन सफल नहीं हो पाया।
ये अलग बात है, उस समय तक तो वर्ल्ड वार ही स्टार्ट हो गया, लेकिन थॉट ये जरूर था कि भारत पे, जो चाइना पे कर दिया, बर्मा पे कर दिया, अब चलो भारत पे भी करते हैं। ठीक है। साम्राज्य महत्वाकांक्षा काफ़ी ज़्यादा सेकंड वर्ल्ड वार का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। मतलब कि कोई भी कंट्री था बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाह रहा था, साम्राज्य को अपना बढ़ाना चाह रहा था। अगर एक राज है तो 1 से 2 राज, 2 से 3 राज, समझ रहे हो। नए नए उपनिवेश बनाएं, नए नए उपनिवेश पर कब्जा करें, ये सारे हैं। 8वां रीजन भी है, उसको बोलते हैं तुष्टिकरण की नीति। तुष्टिकरण की नीति मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, नहीं जैसे लड़ाई नहीं होता था, आप बोल सकते हो कि तुष्टिकरण की नीति मतलब पॉलिटिक्स मान के चलो आप एक तरह से। जैसे 2-3 लोगों का झगड़ा होता है तो उसका बुराई वो कर रहा है, उसका बुराई वो कर रहा है कि नहीं, इस तरह की बातें होती है। तो तुष्टिकरण की नीति यही समझ लो, तो एक तरह के बैड थॉट्स हैं। इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड ने तुष्टिकरण की नीति को सबसे बड़ा जिम्मेवार माना जाता है। सबसे बड़ा जिम्मेवार इंग्लैंड के पास ही है, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ज़्यादा चालाक था, कभी इधर कभी उधर करने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट था ये। क्योंकि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ब्रिटेन बहुत तेज़ है, एक तरफ बोल रहा था कि हथियार को कम करना चाहिए और खुद वो हथियार बना लिया, बढ़ाने लगा। तो इसी कारण माना जाता है। बहुत सारे ये देखिएगा आगे पढ़ के। ये क्या था, वेस्टर्न रिच कंट्री साम्यवादी रूस से नफरत करते थे। रीज़न क्या था कि रूस भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था और ये लड़ नहीं रहा था किससे, रूस बीच में था, आराम से न्यूट्रल था। ठीक है। जर्मनी हिटलर क्या था, रूस दोनों क्या थे, दोनों के पीछे क्या करना चाहते थे, फाइट करना चाहते थे। जो वेस्टर्न रिच कंट्री है वो चाहते थे कि जर्मनी और जर्मनी और रूस में क्या होगा, फाइट होना चाहिए। जिससे क्या होगा, दोनों के दोनों आपस में लड़ेंगे और कमज़ोर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, हम लोग सेफ रहेंगे, हम लोग को वर्ल्ड वार में कूदना भी नहीं पड़ेगा। ये इंग्लैंड का थॉट था, और इसी थॉट को क्या बोलते हैं, तुष्टिकरण की नीति। इसी कारण क्या करा इंग्लैंड ने, क्या करा, हिटलर को बहुत ज़्यादा छूट दे दिया। इंग्लैंड हिटलर को बहुत ज़्यादा जो भी मांग था हिटलर का उसको पूरा करते रहा। ठीक है। क्यों करते रहा, ताकि वो रूस से लड़ाई करे, समझ रहे हो। इसका थॉट ये था, लेकिन इसका देखो पलट जाएगा पास, देखिएगा क्या होगा। हिटलर को रोक नहीं पाता, इतना आगे बढ़ जाता है ना हिटलर कि इंग्लैंड का सुनना भी मना कर देता है। पहले तो परमिशन दे रहा कि चलो जो मन कर रहा है कर लो, लेकिन इंग्लैंड का सुनना भी मना कर दिया। तुष्टिकरण का अंतिम कदम जो माना जाता है वो माना जाता है म्यूनिख समझौता। म्यूनिख एक जगह का नाम है, ठीक है, उसी के नाम पे पड़ा है म्यूनिख समझौता। तो ये आप पूछेगा फिर सवाल कि तुष्टिकरण की नीति का जो अंतिम कदम है, जो अंतिम स्टॉपेज जो क्या है, वो म्यूनिख समझौता है। हिटलर का मन था कि जो स्विट्जरलैंड है उस पर कब्जा कर ले। ठीक है। 1938 में क्या था, हिटलर एंड मुसोलिनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। इंग्लैंड फ्रांस ने मान्यता दे दी कि जाइए आप स्विट्जरलैंड पे कब्जा कर सकते हैं। ठीक है। ये 1939 में क्या था, पूरा चेकोस्लोवाकिया इसने कब्जा कर लिया 1939 आते आते। फिर क्या हुआ, पोलैंड की बात हो रही है, तो पोलैंड का डेजिंग पोर्ट जो है उस पर भी कब्जा कर दिया। और पॉलिस गलियारा इस पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन पोलैंड क्या करा, मना कर दिया जर्मनी को कि हम नहीं ऐसा करेंगे। तो जर्मनी क्या करा, हमला कर दिया। पोलैंड के डेजिंग पोर्ट्स पे तो ऑलरेडी कब्जा कर चुका था। जो पॉलिस गलियारा है वो सारा चीज़ जो है उस पर मतलब कब्जा करना चाहता, कोई मतलब परमिशन पहले लिया। जर्मनी चाहता था कि पोलैंड मेरे अंडर में आ जाए, जो बोले तो कर दे, लेकिन पोलैंड बहुत तेज़ था, ये नहीं माना। तो आखिर में क्या हुआ, हिटलर ने हमला कर दिया और पोलैंड पे कब्जा कर दिया। अब यहीं से मामला चेंज हो गया। पहले इंग्लैंड और फ्रांस मान्यता दे रहा था जिसको मैंने उसको कब्जा कीजिए, लेकिन जैसे ही पोलैंड पे कब्जा हुआ, जैसे ही क्या हुआ, वर्ल्ड वार स्टार्ट। तो ये है तत्कालिक कारण। आपसे अगर पूछता है कि तत्कालिक कारण क्या है सेकंड वर्ल्ड वार का, तो आप बोलिएगा कि जर्मनी का पोलैंड पे हमला करना। ठीक है, ये तत्कालिक कारण है। अब देखो आरंभ कैसे हुआ, घटनाक्रम क्या है, मतलब डेट वाइज पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या हुआ, डिटेल्स में ऑलरेडी इतना पढ़ा दिए हैं, आगे भी देख लेते हैं। ये अब क्या है, घटनाक्रम है। ठीक है, कैसे क्या स्टार्ट हुआ। तो 1 सितंबर 1940 क्या हुआ, जर्मनी ने पोलैंड पे हमला करा, स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। ठीक है, 1 सितंबर को 1 सितंबर 1940 को जर्मनी क्या करा, पोलैंड पे हमला करा। इससे क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या करा, युद्ध की घोषणा कर दिया कि जर्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब इसको अब लड़ना पड़ेगा। तो 3 सितंबर 1940 को उसने करा कि जर्मनी के साथ क्या हुआ, फाइट का घोषणा कर दिया। यानी कि ब्रिटेन फ्रांस एक तरफ और एक तरफ जर्मनी। 3 सितंबर को युद्ध होने वाला है। रूस ने क्या करा, सुरक्षा के लिए क्या करा, एस्टोनिया, लेटनिया और लिथुआनिया के साथ क्या करा, समझौता कर लिया, ताकि वो सपोर्ट करे। जो अगल बगल की कंट्री है वो सब मेरे अंडर में आ जाएगा, तो हम क्या होंगे, ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, हैं कि नहीं। तो एस्टोनिया, लैटविया और लुथानिया ये सब रूस के अंडर में आ गए, रूस के सपोर्ट में करने लगे। ठीक है। सितंबर अक्टूबर आते ही जो विदेश मंत्री थे वो सबको मॉस्को बुलाया और सबके साथ संधि कर लिया। ठीक है। रूस ने क्या कहा था,
बदले में क्या देता था, सैनिक देखभाल देता था, साथ में क्या प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने की बात कहा। मतलब जो सपोर्ट करेगा, जैसे एस्टोनिया, लेटोनिया और लिथुआनिया है, तो जो वहाँ की जो प्रादेशिक अखंडता है उसको बनाए रखेगा, किसी तरह का दबाव नहीं देगा। और साथ में क्या होगा, सैनिक सपोर्ट्स भी एक दूसरे को हेल्प करना है। मतलब इस तरह से समझौता करा गया कि एस्टोनिया का मदद हम करेंगे, एस्टोनिया मेरा मदद करे। समझ रहे हो? तो रूस अपना काम कर रहा था इधर ताकि हमको सेफ रहें। रूस ने सुरक्षा को बेहतर करने के लिए इसने फिनलैंड पर प्रभाव बनाना शुरू किया, लेकिन फिनलैंड ने क्या करा, मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। तो मजबूरन क्या करना पड़ा, रूस को फिनलैंड पे आक्रमण करना पड़ा। तो 12 मार्च 1940 को फिनलैंड हार गया और फिर लास्ट में क्या करा इसने, रूस को सपोर्ट करने लगा। 12 मार्च 1940 फिनलैंड हारा था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं मामला। फिर 9 अप्रैल 1940 आता है, जहाँ पे जर्मनी क्या करता है, नॉर्वे और डेनमार्क को हरा देता है, क्योंकि जर्मनी ऑलरेडी एकदम कूद चुका था वर्ल्ड वॉर में। तो नॉर्वे को हराता है, डेनमार्क को हराता है। और जून आते आते इसने बेल्जियम और फ्रांस को भी हरा देता है। 22 जून 1940 को फ्रांस भी हार जाता है, जो कि बहुत बड़ा कंट्री था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराया था सब मिल के, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में देख लो जर्मनी फ्रांस को हरा दिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा अपोनेंट इसका यही था, फ्रांस ही था शुरू से, और ये फ्रांस को हरा दिया 22 जून 1940 को। लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता है, आगे बढ़ते हैं। 22 जून को क्या होता है, 22 जून 1941, एक साल बाद की बात है। 22 जून 1941 क्या होता है, जर्मनी रूस के बड़ा भाग पर कब्जा करना चाहता है। और जर्मनी का मन बढ़ गया, इसने बोला कि अब रूस पे कब्जा करना चाहिए। ठीक है, रूस ऑलरेडी अपना प्रोटेक्शन कर रहा था, तो रूस के बड़ा भाग कब्जा करना चाहता था, लेकिन मॉस्को में रूस लड़ा और जर्मन को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि विफल रहा। जर्मनी कब्जा करने से विफल हो गया, क्योंकि रूस उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, तो रूस को हरा नहीं पाया। फिर इसने क्या करा, रूस के दक्षिणी भाग पर हमला करा। समझ लो, आगे से नहीं हमला हो पाया, तो इसने क्या दक्षिणी भाग पे हमला करा जर्मनी ने फिर से। फिर अगस्त 1942 क्या होगा, स्टालिनवाद लिखना चाहिए, हाँ ग्राद कैसे लिखे, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गया। लगभग 5 माह तक चला, मतलब ये बोलते हैं लड़ाई चली, मान के चलो। हाँ, ये 5 महीने तक क्या हुआ, लड़ाई चला बहुत ज़्यादा धुआंधार। किसके बीच में, जर्मनी और रूस के बीच में। ठीक है, स्टालिन में वहाँ के प्रधानमंत्री या कोई थे रूस में, तो उसने क्या करा, बहुत ज़्यादा रूस को प्रोटेक्ट करने में उनका बहुत ज़्यादा रोल है स्टालिन का। ठीक है, फिर ब्रिटेन के पीएम आए जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। उसने रूस के जो स्टालिन थे, ठीक है, उनके साथ बातचीत करा, जितने भी मित्र राष्ट्र थे सब ने योजना बनाया कि देखो लड़ तो रहे हैं 5 महीने से, लेकिन जर्मनी हार नहीं रहा, तो जर्मनी को हराने के लिए उन्होंने सब मिलकर प्लान बनाया। देखो इससे पहले क्या था, मित्र राष्ट्र सपोर्ट नहीं कर रहा था रूस का, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड में रूस ने क्या करा था, पीछे हट गया था। और दूसरा रीजन क्या था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ने क्या करा था, मित्र राष्ट्रों का जो भी गुप्त संधियाँ थी, जो विचित्र राष्ट्र उसको गुप्त संधियाँ थे, उसको एक्सपोज भी रूस ने करा था। इसी कारण क्या करा था, कोई भी जो मित्र राष्ट्र है, जैसे कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, ब्रिटेन है और भी कंट्री हैं, फ्रांस है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जैसा ही देखा कि जर्मनी और रूस का अच्छा फाइट हो रहा है, तो मित्र राष्ट्र आ गए किसके, रूस के साइड, और इन्होंने प्लान बनाया सब मिलके। ब्रिटेन के जो पीएम थे विंस्टन चर्चिल उस समय, और यहाँ से स्टालिन का एक राज्य था रूस के अंदर। सब मिल के हम प्लान बनाए और फरवरी 1940 को उन्होंने जर्मनी को हरा दिया। देखो प्लान इनका काम आया, सब मिल के जब प्लान बनाया तो फरवरी 1943 को जर्मनी को हरा दिया गया। समझ गए, तो जर्मनी हार गया। अब युद्ध की समाप्ति हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, जापान यहाँ बहुत ज़्यादा उछल रहा था। जापान क्या हुआ, 7 दिसंबर 1947 हवाई द्वीप जो है, हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है, अमेरिका का पड़ता है। अमेरिका का क्या है, एक बंदरगाह का नाम है। ठीक है, हवाई द्वीप में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। समझ रहे हो, नौसेना का अड्डा था एक तरह से। मानो नौसेना कहाँ रहेगा, समुद्र के किनारे ही रहेगा, बंदरगाह के किनारे ही रहेगा, है कि नहीं। तो पर्ल हार्बर जो बंदरगाह था वो अमेरिकन नौसैनिक का अड्डा था। ठीक है, उस पर जापान ने क्या करा, हमला कर दिया। और ये जगह लोकेशन कहाँ है, हवाई द्वीप, अमेरिका के अंदर हवाई द्वीप। अब हमला होने के कारण क्या हुआ, माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि जापान बहुत ज़्यादा पहले ऑलरेडी चीन पे कब्जा करना शुरू कर दिया था, अभी अमेरिका से टक्कर ले लिया। तो प्रशांत महासागर में जो भी बेड़ा था वो सारा नष्ट हो गया। अब अमेरिका को आ गया गुस्सा, इसने क्या करा, 8 दिसंबर 1947 को युद्ध को घोषणा कर दिया। अमेरिका यहाँ पे युद्ध में कहीं भी शामिल नहीं था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में देख लो, फर्स्ट में भी नहीं था। फर्स्ट में शायद था, उसका जो जहाज डुबा दिया था जिसके कारण क्या था, लेकिन सेकंड वार में देखो चुप था, लेकिन इसको मजबूरन क्या हुआ, घुसना पड़ा युद्ध के अंदर। तो 8 दिसंबर 1943 को इसने युद्ध की घोषणा कर दी, और एक तरफ हो गया जर्मनी इटली वर्सेस अमेरिका हो गया। क्यों हो गया अमेरिका, क्योंकि इटली और जर्मनी के साइड में ही क्या था, जापान था।
समझ रहे हो, जापान का जो थॉट्स था वो जर्मनी के साइड ही था और जर्मनी जैसा ही सोचता था, है कि नहीं। और इसका अमेरिका का मानना था कि जर्मनी और इटली ही उसको बढ़ा चढ़ा के हमला करवाया है, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ, जर्मनी प्लस इटली और जापान देख मान लो वर्सेस अमेरिका हो गया। अब सारे कंट्री जो थे छोटे छोटे कंट्री वो जर्मनी के साथ चले गए। जो धुरी राष्ट्र माना जाता है वो धुरी राष्ट्र जो है जर्मनी के साथ चले गए। क्यों? क्योंकि लोग समझ रहे थे कि जर्मनी बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो अमेरिका को हरा देगा, ठीक है। इससे धुरी राष्ट्र से सारे सपोर्ट में क्या चले गए, जर्मनी के साथ चले गए। अब दूसरा मोर्चा ने क्या करा, दूसरा मोर्चा किसको बोलते हैं ये ध्यान रखना, युद्ध के समय दूसरा मोर्चा बहुत टर्म है, बार बार आया है बुक के अंदर। दूसरा मोर्चा का मतलब होगा एक तरफ अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस, इसको बोलते हैं दूसरा मोर्चा। पहला मोर्चा तो ये हो गया जर्मनी, इटली और जापान वगैरह, और दूसरा मोर्चा में याद रखना अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, रूस और फ्रांस हो गया, ये दूसरा मोर्चा है, ठीक है। तो जर्मनी को 6 जून 1940 को हराया। देखो 2 बार हारना पड़ा है जर्मनी को। पहला तो हराया किसके द्वारा, देखो पहला तो हराया किसने, फरवरी 1943 कौन हराया था, रूस ने हराया। और आगे देखो कब हराया था, 43 के बाद 1 साल बाद 6 जून 1940 को फिर जर्मनी को किसने हराया, अमेरिका ने हराया। यानी कि 2 बार जर्मनी हारा है सेकंड वर्ल्ड वॉर में। फिर इटली ऑलरेडी हार मान चुका है, इटली बहुत तेज़ है, लड़ने से ज़्यादा बेहतर तुरंत हार मान लेता है, पलट जाता है ये। इटली हार मान लिया और मित्र राष्ट्र से संधि कर लिया। देखो फिर पलट गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली पलट गया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखो इटली पलट गया, जर्मनी की साइड था अब पलट के क्या हो गया, मित्र राष्ट्र की साइड आ गया, ठीक है, हार के डर से। फिर 7 मई 1945 क्या हुआ, जर्मन ने क्या करा, आत्मसमर्पण कर दिया। 1945 को जर्मनी के लोगों ने क्या करा, जर्मनी की जो सेना थी वो आत्मसमर्पण कर दिया, वो बोले कि अब हम हार गए, हार मान लेते हैं। मित्र राष्ट्र ने क्या करा, जुलाई 1945 क्या करा, जापान पर हमला कर दिया, क्योंकि मित्र राष्ट्र का मानना था कि जापान बहुत ज़्यादा फुदक रहा है, तो इस सब ने मिल के क्या करा, जापान पे हमला करा 1945 में, 1945 में। इसमें क्या हुआ, अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। 6 अगस्त 1945 के हिरोशिमा जो है जापान के अंदर एक शहर है, वहाँ पे एटम बम गिराया गया। फिर दूसरा एटम बम 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी सेकंड वर्ल्ड वॉर करा गया। फिर क्या हुआ, 2 सितंबर 1945 क्या हुआ, जापान सरेंडर कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार हुआ। 6 और 9 को 2 जगह हिरोशिमा और नागासाकी बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, तो 2 सितंबर 1945 क्या हुआ, जापान ने सरेंडर कर दिया और हार मान लिया। तो ये था जापान के हार के साथ ही क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब परिणाम क्या हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर का, पहला तो ये हो कि जनधन की बहुत ज़्यादा हानि हुआ। फांसीवादी बड़े भाग को क्या करा, कब्रिस्तान बना दिया। फांसीवाद में क्या था, किसी को भी मारना शुरू कर देता था, ठीक है, तो बड़े भाग को कब्रिस्तान बना दिया। जर्मनी के लगभग 60 लाख यहूदियों को मार डाला था। जर्मनी का मानना था कि जो यहूदी नस्ल के लोग हैं वो ख़राब नस्ल है, इनको यहाँ जर्मनी में नहीं होना चाहिए, तो लगभग 60 लाख लोगों को मार दिया गया था हिटलर के द्वारा। तो एक रीज़न है। जापान में एटम बम फटा तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में मारा जाता है मोर देन 5 करोड़ जो लोग हैं मारे गए, मतलब 5 करोड़ लोगों का मौत हुआ था उस समय, उससे ज़्यादा। उसे माना जाता है कि 2.2 करोड़ जो है सैनिक थे और 2.8 करोड़ जो है नागरिक थे और 1.2 करोड़ जो है वो यंत्रणा शिविर में मारे गए लोग थे, मतलब कि कैद करके उनको मार दिया गया, जेल में बंद करके मार दिया गया। तो 2.2 करोड़ यानी कि लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोग सैनिक थे वो मरे, और सबसे ज़्यादा नागरिक लोग का क्षति हुआ। कैसे? क्योंकि बम वगैरह गिराया गया तो सबसे ज़्यादा नागरिक लोग ही मरे, 2.8 करोड़। फिर क्या हुआ, पोलैंड पे हमला करा गया, तो पोलैंड के लगभग 60 लाख लोग यानी 20% लोग वो मारे गए। युद्ध का मतलब 20% लोग माना जाता है, तो पोलैंड में 60 लाख लोग। फिर सोवियत संघ का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, लगभग 2 करोड़ लोग, जितना लोग शामिल थे उसका 1/10 मान के चलो, 1/10 लोग जो मारे गए सोवियत संघ में, यानी कि रूस की बात हो रही है। रूस में जितने भी लोग शामिल हुए इसका लगभग 1/10 गुना लोग मारे गए। मतलब कितना 20 करोड़ लोग शामिल हुए और 2 करोड़ लोग मारे गए। वही बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी तो भाई लड़ ही रहा था एकदम फ्रंट पे आके, तो 60 लाख लोग जर्मनी से मरा, मतलब 1/10 भाग, 1/10 यानी कि लगभग यहाँ पे कितना 6 करोड़ लोग युद्ध में शामिल थे जर्मनी के, जिसमें से क्या हुआ 60 लाख लोग मारे गए जर्मनी से। फिर क्या हुआ, खर्च बहुत ज़्यादा हुआ है। सबसे ज़्यादा खर्चीला अगर वर्ल्ड वार माना था तो वो सेकंड वर्ल्ड वार माना था, लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर। उस समय की बात है, 1939 की बात है। 1939 से 45 तक चला, तो सोच लो 45 तक ये इतना बड़ा रकम
13 खरब 84 अरब और 90 करोड़ डॉलर में है। ये इतना पैसे का नुकसान हुआ है। तो सबसे ज़्यादा महंगा युद्ध इसी को हम मान सकते हैं। फिर क्या लगा, फर्स्ट एटम बम जो है पहली बार इस्तेमाल करा गया, ये भी बड़ी बात है। इससे पहले कभी भी एटम बम का इस्तेमाल नहीं हुआ था। समझ क्या हुआ, इसका परीक्षण भी करा गया था 1945 में ही, और परीक्षण करा गया और फिर एक बारी पटक दिया गया। तो ये है पहला परिणाम कि जनधन की बहुत ज़्यादा हानि हुई है। सेकंड परिणाम आप याद रखिएगा, जो यूरोपीय लोग हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोपीय लोग बहुत बार हारे तो इनकी जो श्रेष्ठता थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई। कैसे कि पहला तो ये मानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा माना जाता था कि जापान जो है रूस को हरा दिया था, तो उसका तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। जो यूरोप था उसका श्रेष्ठता ऑलरेडी कम गया था क्योंकि रूस हार गया था। ठीक है, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में सेम चीज़ हुआ कि जो यूरोप का श्रेष्ठता है वो कमा। इसमें क्या हुआ, एशिया महादेश में जो उनका वर्चस्व था वो भी धीरे धीरे कम मिला। जैसे कि इंडिया पे उस समय कब्जा था, 1945 तक कब्जा तो था ही भारत के ऊपर, था कि नहीं। 47 में आज़ाद हुआ। क्यों आज़ाद हुआ, क्योंकि लोगों के अंदर भी क्या हुआ, भावना पैदा हुआ गया था कि वर्ल्ड वार हो रहा है, हम लोग को भी आज़ाद होना चाहिए, हम लोग को भी लड़ना चाहिए। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप पर जो भी वर्चस्व था यूरोपीय लोगों का वो ख़त्म होना शुरू हो गया। भारत हो गया, बर्मा हो गया, मलाया हो गया है, फिर क्या हो गया, हिदेशिया हो गया, मिस्र हो गया, सारे के सारे क्या होंगे, आज़ाद होना शुरू हो गया। क्योंकि देखो 2 साल बाद ही आज़ाद हो गए, सेकेंड वर्ल्ड वार के 2 साल बाद हम लोग आज़ाद हो गए। देखो हम लोग वर्ल्ड वार में भी क्या था, भारत की जो सेना थी वो उस समय अंग्रेज़ के साथ थी, इंग्लैंड के साथ थी। इंग्लैंड के साथ उन्होंने वर्ल्ड वार में फ़ाइट करा था, ये भी थोड़ा बात ध्यान रखना। फिर क्या हुआ, एक डायलॉग था कि इंग्लैंड में कभी सूरज नहीं डूबता, ये माना था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के समय डूबने लगा, ये बोला गया एक डायलॉग। क्योंकि इंग्लैंड उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में सबका हालत क्या हुआ, ख़राब हो गया। तो ये डायलॉग है, इंग्लैंड में सूरज कभी नहीं डूबता था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में वो भी डूबने लगा। ठीक है, तो दूसरा परिणाम ये था। तीसरा परिणाम ये देखिएगा कि इंग्लैंड जो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, रूस और अमेरिका बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा कूटनीति अपनाया था, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करा था, और इंग्लैंड में उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ, इंग्लैंड बहुत नीचे चला गया। उस समय फिर क्या हुआ, रूस और अमेरिका बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करा, और सबसे ज़्यादा तो अमेरिका। ठीक है, अभी बात करते हैं डायरेक्ट जर्मनी, जापान, इटली और क्या लिखा हुआ, इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटेन, नुकसान की बात की है ये। ठीक है, तो डायरेक्ट रूप से जर्मनी, जापान और इटली को तो नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। क्योंकि जर्मनी ऑलरेडी फिर से में जापान पे हमला हो गया, बमबारी हो गया, और इटली ने सरेंडर करा। तो डायरेक्ट रूप से इन लोगों का नुकसान, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटेन को नुकसान हुआ। कैसे, क्योंकि ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा, इसलिए इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटेन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सेकंड वर्ल्ड वार में। इसी कारण वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। ब्रिटेन फर्स्ट पे था और फिर लोएस्ट पे चला गया संसाधन के मामले में, संसाधन वहाँ के सीमित हो गई। ठीक है, तो वहाँ का जो भी है रस वगैरह बढ़ गया, फिर क्या बोलते हैं, बेरोजगारी वगैरह बढ़ गया, ये मान के चलो आप, और क्या ये मान लो आप। तो ये है तीसरा रीज़न कि इंग्लैंड बहुत नीचे चला गया, ये परिणाम आप मान के चलो। चौथा परिणाम क्या देखना है आपको, गुटों का निर्माण फिर से शुरू होना हो गया। ऐसा नहीं कि गुटबंदी खत्म हो गया, गुटबंदी आज तक भी है। पॉलिटिक्स तो होता ही है, जिसको आप जियो पॉलिटिक्स बोलते हो, आप वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स जो होता है उसको जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो फिर से गुट का निर्माण होना शुरू हो गया। ये साम्यवादी विचार की धारा थे, जो सोवियत रूस था वो एक तरफ हो गया। जो पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे, जैसे कि अमेरिका जो पूंजीवादी विचारधारा के, साम्यवादी में क्या होता है कि जनता के बारे में सोचा जाता है, जनता जो चाहेगी, जनता का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, पैसे को उतना भाव नहीं दिया जाता, इसको बोलते हैं साम्यवादी। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो साम्यवादी विचारधारा एक तरफ हो गया, और एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी में सिर्फ पैसा का वैल्यू दिया जाता है, लोग से उतना मतलब नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि कोई भी कंट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, ये वो पूंजीवादी विचारधारा हो गया। तो अमेरिका इस साइड था, पैसे को ज़्यादा तवज्जो दिया। ठीक है, इसने उपनिवेश बनाना भी शुरू करा, उपनिवेश बनाना बंद कर दिया। ये देखो, ये थोड़ा सा ही ध्यान रखना, उपनिवेश बनाना सेकेंड वर्ल्ड वार का तो सब बंद कर दिया था, मतलब दूसरे राज्यों पे कब्जा करना, ये सब वाला सिस्टम जो है ये ख़त्म हो गया था। ठीक है, खुद ग्रो करना है, खुद बढ़ना है, ऐसा मामला आ गया था। ठीक है, और इधर देखिएगा क्या हुआ, सोवियत रूस है जो साम्यवादी विचारधारा को सपोर्ट कर रहा था, गुटनिरपेक्ष राज्यों का संघ
स्वतंत्र और विकासशील राष्ट्र, ये इनका थॉट था। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड वर्ल्ड वार जो हम लोग फिनिश कर चुके हैं। कितना अच्छा सा एकदम कहानी की तरह हम लोग पढ़ गए, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में मज़ा आया होगा, सेकंड वर्ल्ड वार में मज़ा आ गया। इसमें इंपॉर्टेंट आपको यही याद रखना है कि कौन कौन कंट्री कैसे कैसे लड़ा और पहली बार स्टार्ट कैसे हुआ। डेट बहुत मायने रखेगा, ये याद रखिएगा। बहुत सारे लोग मारे गए, वो भी मायने रखता है। बम वाला जो डेट है आपको बताए थे, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर क्लास 9 के बच्चे आप हैं तो भाई पूरा ही याद रखिए, क्योंकि आपको थ्योरी भी बनाना होगा, है कि नहीं? तो ये बहुत अच्छे से आपको मैं समझाया हूँ, इसको बार बार क्या करिए, आप रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो 4th नंबर चैप्टर था आज हम फिनिश कर चुके हैं। अगले क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव करा दूंगा और सब्जेक्टिव के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसका आप क्या करिएगा, खुद से आंसर बनवा लीजिएगा, है कि नहीं? तो ये आज हम पढ़ें विश्व युद्धों का इतिहास, जो कि फिनिश हो गया 4th चैप्टर। अच्छे से क्या करिए, फर्स्ट वाले को भी रिवाइज करिए और सेकंड वर्ल्ड वार को भी रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगले क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।